दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम वीवीपैट को लेकर जितनी भी शंकाएं, आशंकाएं, जितने भी सवालात थे, उन सब पर कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पिछले दिनों अपना फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद ये माना जा रहा है बहुत सारे हलकों में कि ईवीएम वीवीपैट को लेकर अब सवालों का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। माननीय न्यायालय की 2 जजों की बेंच ने जो बातें कही हैं, वो आप सब जानते हैं, मीडिया में आ चुकी हैं। हम कुछ नए सवालों पर आज देश के बेहद प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से बात करेंगे। ईवीएम वीवीपैट पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि इसके यूज़ पर, इसके प्रयोग पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, बैलेट पेपर युग की वापसी असंभव है। और दूसरी बात जो कही गई है, कुछ उपाय बताए गए हैं कि ईवीएम वीवीपैट को कैसे और ये बेहतर ढंग से फंक्शनल बनाया जा सकता है। क्या-क्या और एहतियात बरत सकता है निर्वाचन आयोग। लेकिन 100% पर्चियों की गिनती का जो प्रस्ताव या सुझाव या मांग या याचिका जो दायर की गई थी, उसको सिरे से खारिज भी कर दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हम सबसे पहला सवाल संजय हेगड़े साहब आपसे यही करना चाहते हैं अपने दर्शकों श्रोताओं की जानकारी के लिए कि ये जो फैसला आया है, मीडिया में भी यही रिपोर्ट हुआ है कि अब हमेशा के लिए ये मामला खत्म। क्या आपको लगता है कि ये मामला सार्वजनिक जीवन में और न्यायिक जीवन में क्या वाकई हमेशा के लिए खत्म हो गया, या इसको भी, ये जो रूलिंग आई है, इसको भी चुनौती दी जा सकती है और इस पर भी पुनर्विचार के लिए कोई ना कोई प्रयास किया जा सकता है न्यायिक स्तर पर या पब्लिक डिस्कोर्स के स्तर पर? कैसे आप कैसे समझते हैं इस पूरे पहलू को? देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्रक्रिया पर शंकाएं हैं या इस प्रक्रिया के चलते फिरते जो भी कुछ घटनाएं घटती है उसके उसके तहत तो चलते रहेंगे। और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही कहता है कि 2 बार हमने देख लिया है। पहले वीवीपैट हमने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में हमने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद चंद्रबाबू के केस में 2019 में हमने कह दिया था कि आप 5 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीन्स के आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में ये 2024 के इलेक्शंस में और कुछ सावधानियां बरते हैं। अब सवाल ये आता है कि 2024 के इलेक्शंस के बाद और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे अगर सारी जो शंकाएं हैं वो कम हो जाते हैं तो शायद वापस कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। पर अगर बढ़ते हैं या अगर कोई कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके जिसके कारण और शंका बढ़ती है तो या पब्लिक डिस्कोर्स में चलेगा ही। फिर अगर एग्जीक्यूटिव या इलेक्शन कमीशन को भी लगे कि कुछ और तब्दीली आनी चाहिए वो कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो मैं ये नहीं मानता हूं कि अदालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ है। अदालत के फैसले जो होते हैं उस दिन उस वक्त के जो जो भी प्लीडिंग्स है, एविडेंस है और परिस्थिति है उसके तहत एक फैसला आता है। पर कभी कभार अदालत वापस भी वो फैसला सही है या नहीं बड़े बेंच भी देखते हैं। आपको याद होगा कि सेक्शन 377 आईपीसी समलैंगिक व्यवहार के बारे में जो क्रिमिनलाइज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अपहोल्ड किया था। फिर बाद में दूसरा एक जजमेंट आ गया 5 जजों का कि नहीं इसे क्रिमिनल नहीं माना जाना चाहिए। तो लॉ भी अपने अपने वक्त पे अपने अपनी सोच पे सुधार लाता रहता है। तो ये मैं फुल स्टॉप नहीं मानता हूं, शायद कॉमा है। जी, लेकिन एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है संजय जी कि कई बार जो याचिकाएं दायर की जाती हैं उस पर भी इन दिनों एक ट्रेंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक जनरलाइज इसको किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार याचिकाकर्ताओं को भी डांट पड़ती है
उन पर भी एक तरह से एक कार्रवाई की बात चल पड़ती है माननीय अदालतों से। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? इससे सवालात उठाने की जो एक जो साहस है लोगों में, और वो केवल इंडिविजुअल कोई एडवेंचरिज़्म नहीं है, वो डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए लोग इस तरह की याचिकाएँ दायर करते हैं। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं जो कोर्ट्स में दिखाई दे रहा है? वाजपेयी जी कभी कहते थे, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं भी वही वही मानता हूँ कि अच्छी अच्छी बात। बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि लोग कोई आइडिया लेके उसी पर बहुत ऑब्सेसिव होके आ जाते हैं कोर्ट में। पर कोर्ट का काम यही है कि भाई आपने कुछ प्रूव किया है, नहीं प्रूव किया है, और जो मुद्दा है उस पर अपना जजमेंट देना। जो जी, मुद्दई है, अगर उनको आप अदालत में आने से रोकना चाहते हैं, या कहते हैं कि आए आए अदालत आपको ये नहीं सुनेगी, अदालत आप पर शक करती है, तो फिर अदालतों का क्या काम रहता है? और जो जैसे आपने कहा था कि अब एक रवैया सा बना है कभी कभार कि कुछ जो कंसिस्टेंटली कोर्ट आते हैं उन पर शक करना। पर अदालतों को ये भी समझना चाहिए कि जो अदालत का प्रोसेस है वही समझता है जो रिपीटेडली उस कोर्ट को आता है। गवर्नमेंट समझती है क्योंकि गवर्नमेंट हर दिन अदालत में है। कंपनीज समझते हैं क्योंकि कंपनीज हर दिन अदालत में है। तो जो सिविल सोसाइटी के जो लिटिगेंट्स है, जो जी, किसी मुद्दे पे ये तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स था, कईयों का मुद्दा होता है ये ड्रग प्राइस कंट्रोल का, कईयों का मुद्दा होता है अफॉरेस्टेशन का। जब तक कोई किसी को वो डोमेन एक्सपर्टीज नहीं बिल्ड होता है, जब वो वापस वापस अदालत आते हैं, तब तक प्रक्रिया आगे नहीं चलती है। तो मैं मानता हूं कि कोर्ट्स को ये कह देना कि इन पर कार्रवाई हो, जैसे तीसरा सेटलवार्ड में हुआ था, जी, जी। या अभी इसमें कि इन पर शक की नजर से देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसी के जो पिटिशन पे सिर्फ 2 महीने पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो पूरा फैसला आया था, क्या उस पर भी अब हम शक की नजर से देखें? तो कभी कभार ये हो जाता है कि जज जब डिक्टेट कर लेते हैं, जो उनके मन में है वो डिक्टेट कर लेते हैं, और फिर बाद में जो हर अच्छे राइटर का जो आदत है कि वापस एक बार देखना, एडिट करना, वो शायद हुआ नहीं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया, और मैं समझता हूँ कि कोर्ट के जो फैसले हैं, वो सबको मानना होता है लोकतंत्र में। लेकिन एडीआर जैसी संस्था या कॉमन कॉज़ जैसी संस्थाओं ने हाल के वर्षों में भारत की डेमोक्रेसी को, भारतीय समाज की जो गतिशीलता है, उसको बेहतर बनाने की दिशा में जो बड़े काम किए हैं, उससे अदालतें भी वाकिफ़ हैं, समाज भी वाकिफ़ है। इसलिए समाज में ये डिस्कोर्स या इस तरह का विचार मंथन चलता रहेगा, डिस्पाइट ऑफ जो एक्सेप्शनल इस तरह की पोज़ीशंस कई बार कोर्ट लेती हैं, उसके बावजूद। मैं एक दूसरा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाठकों में, हमारे श्रोताओं में, दर्शकों में एक कन्फ्यूज़न रहता है, और वो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि 1989 में जब ईवीएम्स को यूज़ में लाने की वैधानिक स्थिति पैदा करने के लिए आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जब अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तब से ईवीएम्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने लगा या कंटिन्यूअस यूज मिला। इसके पहले जो कोशिश की गई थी, कई बार ऑब्जेक्शन उठे, कई बार सीमित दायरे में किया गया। तो मैं ये एक बारीकी समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपसे बेहतर कौन इसको समझाएगा, कि जो संशोधन किया गया था उसमें ईवीएम को एकमात्र विकल्प के तौर पे तो नहीं पेश किया गया था। ईवीएम को उसमें वैधता प्रदान की गई थी
लेकिन जी, एकमात्र वो इंस्ट्रूमेंट वही रहेगा पोलिंग का, आई मीन बैलेट का जिक्र या बैलेट को रिमूव नहीं किया गया था। तो जी। ऐसी स्थिति में ये मानना या ये समझना कि बैलेट युग का अंत कर दिया गया है, अब इसकी बात ही नहीं उठनी चाहिए और केवल एकमात्र ईवीएम ही एक उपकरण होना चाहिए। क्या ये एक कानूनी तौर पे क्या ये एक धारणा सही है या गलत है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोर्ट कोर्ट का यही कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ईवीएम से के तहत ही इलेक्शन कंडक्ट करना चाहती है, तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आप ईवीएम इस्तेमाल ना करो और फिर वापस बैलेट पेपर में जाओ, क्योंकि बैलेट पेपर में भी तो बहुत सारे खामियां थे। प्रॉब्लम्स थे। हाँ, तो बूथ कैप्चरिंग होता था, लोगों के वोट जबरदस्ती 1 घंटे में डाले जाते थे। अब ईवीएम में तो 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट डाला जा सकता है मैक्सिमम, नॉर्मली तीन तीन होता है। तो ये जो कंट्रोल्स जो है सब है वो ईवीएम के वाले, अ, वो अगर इलेक्शन कमीशन सोचे कि सिर्फ ईवीएम से काम चलाना चाहिए, तो उस फैसले को कोर्ट डबल गेस नहीं करती है। अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि हम बैलेट पेपर से चलाना चाहते हैं, तो भी मैं ये मानता हूं कि कोई कोर्ट उसे उसको भी सही ठहराएगी, क्योंकि कोर्ट अ, खुद इलेक्शन नहीं चला सकती है। उसीलिए अपना अपना विजडम जो एक्सपर्ट बॉडी के लिए है वो सब्स्टिट्यूट नहीं करती है। जी। तो इस फैसले को सिर्फ यही इसी नजरिए से देखना होगा कि अगर आप ईवीएम से काम चलाते हो तो वो सही है, और कोर्ट ये नहीं कहेगी कि कंपल्सरली आप ईवीएम को बिल्कुल नजरअंदाज करो और सिर्फ बैलेट्स पे जाओ। लेकिन आपकी टिप्पणी से भी ये कानूनी तौर पे ये साफ होता है कि जो संशोधन किया गया था 1989 में भारत की संसद द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में, उसमें बैलेट पेपर सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया गया था, उसमें जी ईवीएम बिल्कुल। को एक्सेप्ट किया गया था। क्या जी मैं पोजीशन बिल्कुल। मेरी सही है? क्या मैं सही जी बोल रहा बिल्कुल हूँ? सही है। जी जी, तो बिल्कुल ये सही है। जी, जी। तो ये कन्फ्यूज़न चूँकि बहुत सारे दर्शकों, श्रोताओं में दिखता है, इसलिए मैंने कहा कि इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाना जी। चाहिए। एक तीसरी बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वीवीपैट के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, उसमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं और उसमें ऐसे भी वैज्ञानिक शामिल हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया में एक दौर में इन्वॉल्व रहे। तो उन लोगों ने भी मीडिया में दिए अपने इंटरव्यूज़ में इस प्रस्ताव को या इस सुझाव को बेहतर माना है कि वीवीपैट की पर्चियों में 100% की बात वो करते हैं कि 100% करने में कोई बुराई नहीं है और इसमें ये कहना कि इसमें अव्यावहारिक है या इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा, तो वक़्त तो इतना दिन लग रहा है कि चुनाव हुआ 19 को शुरू हमारे यहाँ मतदान और 4 जून को रिज़ल्ट आना है। तो अगर इसको विलंब को देखा जाए तो विलंब तो उसके बगैर भी हो रहा है। तो ये जो पर्चियों वाला जो मामला है, इस पर जो पोज़ीशन आई है, जो फैसला आया है, उसको आप कैसे एनालाइज़ करेंगे? देखिए, हमारा भी कहना था कि आप 100% वीवीपैट चेक कीजिएगा, और जो 12 दिन 13 दिन इलेक्शन कमीशन कह रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद एक दिन में हो जाए, वो कुरैशी साहब ने भी कहा था कि एक दिन में हो सकता है। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि जो सिस्टम है काउंटिंग का, पुराने जमाने में जब बैलेट पेपर्स भी थे तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक हॉल में काउंटिंग होता था। उस हॉल में 14 टेबल होते थे, हर टेबल पे 3 अधिकारी होते थे और फिर काउंटिंग एजेंट्स होते थे। और अ, उस सिस्टम में भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिजल्ट आता था, 2 बजे या 3 बजे तक हो जाता था सारा काउंटिंग। और आपको याद होगा कि जब बैलेट पेपर होता था, तो एक बैलेट पेपर को खोल के 15-16 कैंडिडेट्स में किस किस पे मोहर लगा है, वो देख के फिर उनको सॉर्ट आउट करके, ये सब करने के बाद फिर भी 2 या 3 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाता था, जो सुबह के 8 बजे शुरू हो जाता था।
अब आया है पर्चा वाला सिस्टम। पर वीवीपैट पे तो सिर्फ एक ही सिंबल होता है जिसके लिए आपने वोट डाला है। अगर आपने हाथ पे डाला है तो हाथ का सिंबल होता है, कमल पे डाला है कमल का सिंबल होता है, या कोई और सिंबल होता है। तो उसको सॉर्ट आउट करने में उतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना बैलेट पेपर्स के लिए चलता था। तो जैसे जैसे इसके साथ ही ईवीएम के जो रिजल्ट्स के साथ ही काउंटिंग भी साथ साथ किया जा सकता था करके हमने कोर्ट को बताया है। पर कोर्ट का एक तरीके से ये मानना था कि अगर हम सारे के सारे वीवीपैट अगर गिनने लगे तो उसमें और पेपर बैलेट में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं बचा, हम वापस पेपर वोटिंग पे ही चल रहे हैं करके वो एक थिंकिंग भी थी और वो एक ऑपोजिशन भी था। और इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव का कहना है साहब इतने ये जो इलेक्शन हुए हैं 2019 और उसके बाद भी, और जहां ये 5 मशीन्स काउंट कर किए जाते हैं, इतने सारे जो वोट्स हमने काउंट किया है उसमें अब तक कोई गलती आई नहीं है। और अगर गलती अब तक कुछ आई, अगर कोई गलती होती तो अब तक तो नजर आती। तो ये जो 100% काउंटिंग है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा कॉशन है जिसकी जरूरत नहीं। लेकिन और इसमें जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो ये सवाल भी एक उठाते हैं जो बहुत ही लेमैन के जैसे आम लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि फिर अगर ऐसा है तो इतनी मात्रा में वीवीपैट को लेना, खरीदना, उसको बनवाना, इतना सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करना, इस पूरे सिस्टम में एक नया चीज इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा वोटिंग सिस्टम है उसमें 3 यूनिट है, और ये 3 यूनिट जो हैं इसमें जो जो ईवीएम को ज्यादा सेफ बनाने के लिए जो ये सिस्टम कायम किया गया है, तो ये फिर इतना बड़ा तामझाम खड़ा ही क्यों किया गया अगर गिनती केवल 5 की होनी है तो? एक बड़ा एक सवाल है लेमैन के दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन का यही कहना है और जिसको कोर्ट ने इम्प्लिसिटली मान लिया है कि सब अगर कोई इलेक्शन पिटिशन हो, उसके बाद इलेक्शन पिटिशन में अगर आपको बाद में डबल चेक ट्रिपल चेक करना है, कोर्ट अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहती है तो कर सकते हैं। उसीलिए वीवीपैट सब स्टोर हो जाता है जब तक इलेक्शन पिटिशन का टाइम खत्म ना हो। और ये जो अब तक जो चला आ रहा है जो सैंपल वेरिफिकेशन, वही उसी से काम चल रहा है। अगर आप 5 मशीन से वही रिजल्ट पाओगे जो 100% काउंटिंग का होगा, तो ये एक्स्ट्रा जो मैन पावर, मैन आवर्स जो इस्तेमाल करना है वो फजूल का खर्चा है करके ये इलेक्शन कमीशन का कहना था। एक सुझाव हमने भी दिया था कि जो सिंबल्स लोड करके जो या वीवीपैट स्लिप होता है, वीवीपैट स्लिप पे तो आता है कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का वो जो चुनाव चिन्ह और कैंडिडेट नंबर। तो इन तीनों चीज एलिमेंट्स के अलावा आप एक बार कोड भी डाल दीजिएगा उसको हर माना है कैंडिडेट। कोर्ट ने, हाँ, कोर्ट ने माना है उसको। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये देख ले कि ये संभव है कि नहीं, क्योंकि अगर जी। बार कोड होता है तो एक तो शायद अगले किसी इलेक्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन्स भी डाल सकते हैं, या क्योंकि बार कोड के तहत वो सेग्रीगेट हो सकते हैं और फिर बाद में काउंट भी ये हो सकता है, पर शायद कभी कभी फ्यूचर में। या मुझे जहां तक याद आ रहा है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपका आर्गुमेंट था कि कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बारकोड वाली संभावना पर विचार कर सकता है, ऐसा जी उन्होंने कहा। जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिल्कुल एक और सवाल जो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में लगातार उठता रहा है, और मैं समझता हूं कि कोर्ट में भी इस पर जरूर टिप्पणी आई होगी और ऑब्जर्वेशन या विचार किया गया होगा, अ, कि दुनिया की जितनी मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, जहां पर लोकतंत्र को ज्यादा सुसंगत और ज्यादा प्रौढ़ माना गया है, और वे देश काफी विकसित हैं तकनीकी तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे, लेकिन फिर भी वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसे देशों में केवल छोटे मुल्क नहीं है,
बड़ी आबादी वाले भी मुल्क हैं। ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ कई स्टेट हैं, एक नहीं कई-कई स्टेट हैं। इंडिया से अधिक स्टेट वाले भी कुछ देश ऐसे हैं। तो ये जो पहलू है कि आखिर हम इंडिया में ही क्यों ऐसा करें? हम दुनिया भर से हम सबक लेते हैं, मैच्योर डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या हमारे न्यायविदों के बीच में क्या उसका कोई महत्व नहीं है? तो देखिए, अब जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ईवीएम इस्तेमाल नहीं होने चाहिए जब तक मतदाता अपने ही हाथ से अपना मत नहीं डालता है, तब तक वो पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हमारा कोर्ट का मानना है कि भाई जर्मनी अपनी अपनी जगह, जर्मनी की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, और बहुत से जो दूसरे देश है उनके भी अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक, हमारे ईवीएम न सही, उनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जो प्रावधान है वो उसी से काम चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक एक जो वोटर का एक टैक्टाइल फील होता है अपने वोट के लिए, हम इसको चुनते हैं, बटन दबाने के अलावा अगर हम उस पर ठप्पा लगा के खुद वो वोट को बंद करके फिर डिब्बे में सुरक्षित डालते हैं, तो उसका मजा और इसकी जो सहूलियत है, उन दोनों में काफी फर्क है। पर क्या है कि बहुत सारे लोग आज भी प्रिंटेड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, प्रिंटेड बुक पढ़ते हैं, और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने आईपैड पे पढ़ने लगते हैं। ये जो एक नई पीढ़ी की जो अटेंशन डेफिसिट जो सिंड्रोम है, उसके 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 लिए जो अब की वोटिंग प्रक्रिया है ईवीएम वाली, वो शायद उनके लिए वही बेहतर है। तो ये एक डिबेट का मामला है, क्योंकि जो जो पेपर वाला सिस्टम है उसमें हमने देखा है कि पहले क्या-क्या सब होता था। तो जो सहूलियत ईवीएम देता है, पेपर वोटिंग शायद नहीं देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जिनको चुनाव चलाना है, जिनको चुनाव के नतीजे जनता तक पहुंचाना है, उनके लिए तो पेपर उतनी सहूलियत नहीं देता है। पर वोटर को क्या बेहतर है, कॉन्फिडेंस के लिए क्या क्या बेहतर है, वो अगर सारे वोटर मिलके गवर्नमेंट को कहे, इलेक्शन कमीशन को कहे, नहीं हमें ये सिस्टम राज नहीं आ रही है, ईवीएम राज नहीं आ रही है, चाहे आपको थोड़ी सहूलियत कम हो, पर हम वापस पुराने सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो वो जो पब्लिक डिस्कोर्स और जो माहौल है वो अब तक बना नहीं है। हाँ, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि वो माहौल देश में नहीं बना, खासकर बड़े हिस्से में। लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है और मैं बार-बार सुन रहा हूँ लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ, लोग ये कहते हैं कि देखिए जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, जब बैलेट पेपर लेकर लोग भाग जाते थे, वो दौर अलग था। पिछले 30-40 सालों में भारत में बहुत बदलाव हुआ है। जो दलित उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जिनके वोटों पर डाका पड़ता था, वे लोग काफ़ी जागृत हुए हैं। काफ़ी एक नए ढंग का नवजागरण यहाँ तक कि दक्षिण में तो बहुत पहले हुआ, लेकिन उत्तर भारत में भी एक नए ढंग का जागरण हुआ है। ये वो दौर है जब कई राज्यों में दलित और उत्पीड़ित समाजों के लोग बड़े पदों पर आसीन हैं, यानी मुख्यमंत्री बने हैं, वो कई जिलों में कलेक्टर, एसपी और डीआईजी, आईजी तमाम बड़े पदों पर गए हैं। तो ये वो दौर नहीं है जब तुलना की जा रही है कि साहब ये सिस्टम खराब था क्योंकि लुट जाता था वोट और लोगों के इच्छा के अनुसार ये मतदान नहीं होता था। तो बैलेट के पक्ष में जो आर्गुमेंट देने वाले लोग हैं, ये आर्गुमेंट भी देते हैं। बिल्कुल आखिर में आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? हाँ, हर वक्त का अलग-अलग एक ज़रूरत होता है, पर क्या हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर हम बैलेट्स में जाएँ, तो कहीं कहीं नागालैंड में, कहीं मणिपुर में, या उत्तर प्रदेश के कई भागों में जो पुराना सिस्टम था वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी मणिपुर में आपके दर्शकों ने देखा भी होगा कि जब ईवीएम एक वहां चल नहीं रहा था,
तो लोगों ने उसे तोड़ दिया था। तो इसीलिए हम हमको किसी एक सिस्टम को फाइनल वर्ड करके कहना वो गलत होगा। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी चलता रहता है, और हर एक युग को अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। तो अगर हमको ये लगता है कि इलेक्ट्रॉनिकली वोट्स को मैनिपुलेट करना और आसान हो गया है, और उससे बेहतर यही है कि हम वापस पेपर बैलेट पे जाए, तो शायद शायद जाना पड़ेगा। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ। बहुत से लोग अब ईमेल नहीं, कुछ अगर खास लिखना है तो ईमेल पे नहीं लिखते हैं, कागज पे लिख के पोस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमेल को पता नहीं कितने सर्वर्स पढ़ लेते हैं, कौन क्या सब इंटरसेप्ट कर लेता है। जो पोस्ट में हम डालते हैं वो नॉर्मली किसी को पता नहीं रहता है कि अंदर लिफाफे में क्या है, और लिफाफा दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे हमें पुराने सिस्टम की खूबियां भी हमें समझ में आने लगता है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। और जो बात मुझे समझ में आई, संजय जी ने जो आर्गुमेंट्स दिए, जो बातें कही हैं अभी, जो विश्लेषण किया है, कि अगर माननीय न्यायालय का जो फैसला है, इसके बाद सब कुछ ठीक ही रहता है और सवालात नहीं उठते हैं, निर्वाचन आयोग से लोग संतुष्ट रहते हैं, मशीनों से लोग संतुष्ट रहते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया से लोग संतुष्ट रहते हैं, तो यकीनन भविष्य में सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन अगर लोगों का असंतोष बढ़ता है, लोगों को सामने गड़बड़ी दिखाई देती है, इस सिस्टम में खामियां दिखाई देती हैं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि सवाल उठाना जनतंत्र में लोगों का अधिकार है, और माननीय न्यायालयों का काम है लोगों के सवालों पर विचार करना और फैसला देना संविधान की रोशनी में। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये फैसला आया है, इसे सही ढंग से सभी पक्षों को ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और लोग इस सिस्टम में यकीन करें, वे लोग भी जो अब तक यकीन नहीं करते रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।